इस साधारण से दिखने वाले युवक के बगल में एक बेहद भयावह और शक्तिशाली शख्सियत छिपी हुई थी। टैटू वाले उस ताकतवर आदमी का चेहरा और भी ज्यादा डर गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। उसके बगल में चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने अपने दिल में दबे डर को दबाते हुए उग्र लेकिन अंदर से कमजोर भाव से अथर्व की ओर इशारा किया। तुम बहुत घमंडी हो। यह चेयरमैन मो का भोज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खुलेआम लोगों को चोट पहुंचाने की? अथर्व पूरी तरह से अचंभित दिख रहा था। क्या तुम्हारे लोगों ने पहले मुझ पर हमला करने की कोशिश नहीं की थी? मैंने देखा है कि आप लोगों को पीड़ित होने का नाटक करना बहुत पसंद है। कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई और गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक तभी सभी लोग कृपया शांत हो जाएं। दरवाजे से एक पुरानी लेकिन दमदार आवाज आई। उस्मान खान बाहर से जल्दी से अंदर आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने भीड़ को जोर से पुकारा, चेयरमैन मो यहाँ हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, भोजघर का तनावपूर्ण माहौल काफी हद तक शांत हो गया। संयोगवश सबकी निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसने तांग काल का सूट पहना हुआ था, जिसके बाल सफेद थे लेकिन वह जोश से भरा हुआ था। वह लोगों के एक समूह से घिरा हुआ धीरे धीरे भोज कक्ष में प्रवेश कर रहा था। महान दिव्य शिल्पकार मो किंगहाई के पोते के रूप में उन्होंने जिया देश की गढ़ाई की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान धारण किया था। भोजगृह के अंदर सभी लोहारों ने, चाहे वे अभी कितने भी क्रोधित क्यों न हो, अपने क्रोध पर काबू पा लिया। वे सभी मुड़कर देखने लगे। उनके चेहरे पर सम्मान का भाव था। अध्यक्ष मोहनदास, शुभ संध्या। अध्यक्ष महोदय, आप पहुंच गए हैं। मोहनदास के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उन्होंने अभिवादन के रूप में सभी को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसकी निगाहें अस्तव्यस्त दृश्य पर घूमी और अंत में टैटू वाले ताकतवर आदमी पर आकर टिक गईं। शरीर पर टैटू गुदवाए हुए उस ताकतवर आदमी ने तुरंत आगे बढ़कर अपनी आवाज बुलंद की, चेयरमैन मोहनदास, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। उसने अपनी मोटी उंगली आगे बढ़ाकर पास ही खड़ी ओएजी की ओर इशारा किया। उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। पता नहीं ये नौजवान बदमाश कहाँ से आया है जो आपके भोज में खुलेआम हंगामा कर रहा है। उसने सार्वजनिक रूप से मास्टर नाकामुरा का अपमान किया और यहाँ तक कि अपने अधीनस्थों द्वारा किए गए हमले को भी स्वीकार किया, जिससे मेरे आदमियों को गंभीर चोटें आईं। आपके विचार से इस मामले को कैसे निपटाया जाना चाहिए? मोहनदास की निगाहें धीरे धीरे पूरे कमरे में घूम गईं। उसने सबसे पहले कोने में खड़े 2 अंगरक्षकों पर नजर डाली जिन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। फिर उदासीन ओएजी और संयमित हत्या के इरादे वाले कृष पर नजर डाली। अंततः उनकी नजर अपनी पोती अक्सी वर्मा पर पड़ी। उसकी थोड़ी लाल आंखों को देखकर मोहनदास की आंखों में एक सूक्ष्म दुख की झलक दिखाई दी। उनके शांत चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। उनकी आवाज सौम्य थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद अधिकार झलक रहा था। मैंने अपने इस युवा मित्र ओएजी को विशेष रूप से ईस्ट सी सिटी से आमंत्रित किया है। वह युवा है, फिर भी गढ़ाई की कला में अत्यंत उच्च प्रतिभा का स्वामी है, एक दुर्लभ प्रतिभा का धनी है। वह थोड़ी देर रुका, फिर उसने विषय बदल दिया। जहां तक उनके और मास्टर नाकामुरा के बीच के मतभेद की बात है, मुझे लगता है कि यह महज एक छोटी सी गलतफहमी होनी चाहिए। मेरी इस छवि के लिए क्यों न हम सब एक कदम पीछे हट जाएं? आखिरकार हर कोई यहाँ दिव्य स्मिथ भव्य समारोह में भाग लेने के लिए आया है। ऐसे छोटे से मामले पर सद्भाव को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मोहनदास के बोलते ही उन्होंने इस घटना को गलतफहमी बताया।
इससे नाकामुरा राजू को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और ओएजी को अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा भी मिल गई। यह सुनकर नाकामुरा राजू आगे बढ़ा। उन्होंने मोहनदास के सामने थोड़ा झुककर अत्यंत विनम्रता का भाव प्रदर्शित किया। चूंकि अध्यक्ष मोहनदास बोल रहे हैं, इसलिए मैं, नाकामुरा राजू, स्वाभाविक रूप से आपको यह चेहरा दिखाना चाहता हूं। वह सीधा खड़ा हुआ, उसकी निगाहें अथर्व की ओर मुड़ी, उसके चेहरे पर बनावटी उदारता का भाव था। कैसा रहेगा अगर हम इसे इस तरह से करें? महामहिम ओएजी ने सबके सामने झुककर मुझसे माफी मांगी। फिर इस डिवाइन स्मिथ ग्रैंड सेरेमनी से स्वेच्छा से हट जाएं। फिर मैं ऐसा दिखावा करूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तुरंत ही कोई उसकी चापलूसी करने लगा। मास्टर नाकामुरा में वाकई बहुत धैर्य है। बिल्कुल सही, ऐसे बदतमीज देहाती के स्तर तक गिरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं आपसे माफी मांगूं? अथर्व ने ओएजी को नियंत्रित करते हुए एक ठंडी हंसी हंसने पर मजबूर कर दिया। मुझे आपसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? क्या मैंने कुछ गलत कहा? वह आगे बढ़ा, उसकी निगाहें सीधे नाकामुरा राजू की निगाहों से मिलीं और उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। क्या आप मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे? मुझे लगता है कि इस डिवाइन स्मिथ ग्रैंड सेरेमनी से जिसे बाहर निकल जाना चाहिए, वह तुम हो। हमारे जिया देश के उत्सव से साकुरा देश के किसी व्यक्ति को क्या लेना देना है? जितनी जल्दी हो सके अपने साकुरा देश वापस जाओ। ये शब्द आग में घी डालने के समान थे, जिससे सभी का गुस्सा फिर से भड़क उठा। अहंकारी, बहुत ही घमंडी। नाकामुरा राजू क्रोधित होकर हंसने लगा और उसने ताली बजाई, जिससे एक तीखी आवाज आई। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने अच्छा शब्द को 3 बार दोहराया और उसकी मुस्कान और भी ठंडी होती चली गई। मैं, नाकामुरा राजू, ने कई देशों की यात्रा की है और यह सचमुच पहली बार है जब मेरा सामना आपके जैसा इतना असभ्य व्यक्ति से हुआ है। उसने अपनी मुस्कान पर काबू पाया और गंभीरता से ओएजी की ओर देखा। आपका महामहिम ओएजी, तुम तो बड़े घमंडी हो, तुम्हें अपनी ढलाई की कला पर पूरा भरोसा होगा, है ना? यदि ऐसा है तो मैं, नाकामुरा राजू, महामहिम को चुनौती देता हूं। अथर्व ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आप चुनौती देने का प्रस्ताव कैसे रखते हैं? नाकामुरा राजू ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, उसकी आवाज में घमंड भरा हुआ था। बहुत सरल। कल होने वाली डिवाइन स्मिथ ग्रैंड सेरेमनी लोहार प्रतियोगिता में आप और मैं प्रतिस्पर्धा करेंगे। यदि मैं जीत जाता हूं, महामहिम, तो मुझे आशा है कि आप मेरे सामने घुटने टेककर ईमानदारी से क्षमा मांगेंगे। अगर मैं हार जाता हूं, तो मैं आपसे माफी भी मांग सकता हूं। क्या आप में हिम्मत है? जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा स्थल हंगामे से गूंज उठा। क्या मास्टर नाकामुरा ने वास्तव में इस ओएजी को सक्रिय रूप से चुनौती दी थी? अब देखने लायक एक बढ़िया शो है। यह नौजवान बदमाश तो पक्का डर के मारे पीछे हट जाएगा। चर्चाओं के बीच अथर्व ने ओएजी को नियंत्रित करते हुए धीरे धीरे अपना सिर हिलाने पर मजबूर कर दिया। यह देखकर नाकामुरा राजू की मुस्कान और भी अधिक आत्मविश्वासपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण हो गई। क्या हिम्मत नहीं करोगे? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो अभी घुटने टेककर मुझसे माफी क्यों नहीं मांग लेते? चेयरमैन मोहनदास के चेहरे के लिए मैं अब आपके लिए चीजें और मुश्किल नहीं बनाऊंगा। ओएजी ने फिर से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मुझ में हिम्मत नहीं है। यह पर्याप्त नहीं है। काफी नहीं? नाकामुरा राजू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? ओएजी के होंठ चंचल अंदाज में मुड़ गए। मेरा मतलब है, आपने जो दांव लगाए हैं वे बहुत कम हैं। घुटने टेककर माफी मांगना बहुत बचकाना और उबाऊ है।
उसने चारों ओर मौजूद उन चेहरों को देखा जो एक अच्छे शो की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द स्पष्ट था। इस बारे में कैसा है? कल की प्रतियोगिता में जो भी हारेगा, उसे न केवल दूसरे पक्ष के सामने झुकना होगा और माफी मांगनी होगी। उन्हें दूसरे पक्ष के गुप्तांगों के बीच से 3 बार रेंग कर भी गुजरना पड़ता है। वह रुका, उसकी निगाहें चाकू की तरह नाकामुरा राजू पर टिकी हुई थीं। फिर उन्हें मौके पर ही सार्वजनिक रूप से शपथ लेनी होगी कि वे भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार के जालसाजी कार्य में भाग नहीं लेंगे। आप क्या सोचते हैं? बूम! ये शब्द किसी शांत झील में गिराए गए विस्फोटक के समान थे। पूरा भोज कक्ष खुशी से झूम उठा। अथर्व की इस अजीबोगरीब शर्त से हर कोई दंग रह गया। क्या मैंने सही सुना? वो वो सचमुच अपना करियर दांव पर लगाना चाहता है। क्या यह बच्चा पागल है? इसे इतना आत्मविश्वास कहां से मिलता है? अपनी इज्जत बचाने के लिए वह अपना भविष्य भी दांव पर लगा रहा है। कितना बड़ा बेवकूफ है। मामला गंभीर हो गया है। अथर्व की बातों से सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें इतना आत्मविश्वास कहां से मिला? साकुरा देश में 100 साल में एक बार ऐसा ही अद्भुत कारीगर देखने को मिलता है। मोहनदास के चेहरे के भाव भी बदल गए। वह समझाने बुझाने के कुछ शब्द बोलने ही वाला था। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट ने उन्हें रोक दिया। नाकामुरा राजू के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया था। उसकी जगह लगभग जंगली उत्तेजना छा गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने अथर्व को ध्यान से देखते हुए अच्छा शब्द को 3 बार दोहराया। मैं वास्तव में आपकी हिम्मत की प्रशंसा करता हूं। महामहिम के अनुरोध से मैं सहमत हूं। जब तक महामहिम मुझे हरा सकते हैं, मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटूंगा। बोलने के बाद उन्होंने ओएजी की ओर नहीं देखा, बल्कि मोहनदास की ओर मुड़कर थोड़ा झुककर अभिवादन किया। महान गुरुमो, आज रात इतना हंगामा मचाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं थोड़ा थका हुआ हूं, इसलिए मैं पहले यहां से चला जाता हूं। हम कल के डिवाइन स्मिथ ग्रैंड सेरेमनी में एक दूसरे से मिलेंगे। मोहनदास ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः वह एक आह में बदल गया। मास्टर नाकामुरा, अपना ख्याल रखना। जैसे ही नाकामुरा राजू चले गए, बाकी लोग यह देखकर कि अब देखने के लिए कोई शो नहीं बचा है, धीरे धीरे तितर बितर हो गए। जाने से पहले टैटू वाले उस ताकतवर व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखना नहीं भूला। उसने अथर्व को गुस्से से घूरते हुए एक कठोर टिप्पणी की। तुम्हारे जैसे व्यक्ति का मास्टर नाकामुरा को चुनौती देने का साहस करना सरासर अज्ञानता और निर्भीकता है। मैं आपको याद दिला दूं, कल का डिवाइन स्मिथ ग्रैंड सेरेमनी पूरे देश में प्रसारित होगा। आप पूरे देश के सामने अपमानित होने के लिए तैयार रहें। अथर्व चुपचाप उसकी पीठ को जाते हुए देखता रहा, कुछ नहीं बोला। किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह बलवान व्यक्ति बाहर निकला, कृष की आकृति चुपचाप उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। मोहनदास अर्थपूर्ण ढंग से बोलते हुए अथर्व के पास गया। युवक, युवावस्था का जोश अच्छी बात है, लेकिन आज तुम कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गए थे। अथर्व ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। अगर चेयरमैन मोहनदास के पास और कोई विकल्प नहीं है, तो मैं सबसे पहले पद छोड़ दूंगा। इतना कहकर वह मुड़ा और पीछे देखे बिना चला गया। मोहनदास, जिसने अभी अभी अपना मुंह खोला था, वहीं जम गया। अथर्व को यहाँ किसी बूढ़े व्यक्ति का उपदेश सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें ओएजी पर पूरा भरोसा था। अगर मैं एक एस रैंक का मायरीड फॉर्म्स डिवाइन क्राफ्ट्समैन एक एस रैंक के डिवाइन क्राफ्ट्समैन से भी निपट नहीं सकता,
तो फिर बेहतर यही होगा कि मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूं और नए सिरे से शुरुआत करूं। एक पल इंतजार करें। ओएजी को जाते देख अक्सी वर्मा ने तुरंत आगे बढ़कर उसे रोक लिया। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक जटिल भाव था। आज मेरे लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद। अथर्व ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आवाज ठंडी थी। गलतफहमी न पालें। मुझे वह छोटा जापानी लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इतना कहकर वह अक्सी वर्मा के चारों ओर घूमकर सीधे लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए, जिससे अक्सी वर्मा का स्तब्ध चेहरा छिप गया। उस्मान खान ने अपनी आवाज धीमी करते हुए मोहन दास के पास जाकर उनसे बात की। अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि उन्हें शिष्य बनाने का आपका विचार पूरी तरह से धराशायी हो गया है। मोहन दास ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। इस बच्चे में प्रतिभा तो भरपूर है, लेकिन उसका हृदय स्वभाव नम्र नहीं है। मुझे डर है कि उसे बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में संघर्ष करना पड़ेगा। अफसोस, मुझे लगता है मैंने उसके बारे में गलत अनुमान लगाया। अगले दिन स्काईफायर सिटी ने अपने साल के सबसे भव्य उत्सव का स्वागत किया। पूरा शहर मानो अपनी नींद से जाग उठा हो। सड़कें कारों से खाली थीं, लेकिन उत्सुक भीड़ से भरी हुई थीं। सुबह के सूरज की गर्म सुनहरी आभा इस इस्पात के शहर पर फैल गई। डोंग शहर के केंद्र में स्थित एवरलुक क्लॉक टावर ने अपनी पहली लंबी घंटी बजाई। भीड़ तुरंत खुशी से झूम उठी। जयकारे आसमान तक गूंजने लगे। असंख्य निगाहों के बीच तियानहुओ सिटी फोर्जिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन दास गंभीर काले सूट में लिपटे हुए, अपने हाथों में एक प्राचीन कांसे की अंगीठी पकड़े हुए, धीरे धीरे गिल्ड के मुख्य द्वार से बाहर निकले। अंगीठी के अंदर सफेद लपटों का एक समूह धीरे धीरे जल रहा था। लौ झुलसाने वाली नहीं लग रही थी, बल्कि उससे एक गर्म जेड जैसी चमक निकल रही थी, मानो उसमें जीवन समाहित हो। पवित्र ज्वाला की उत्पत्ति की वापसी। उसकी आवाज गूंज रही थी। बिल्कुल सही। इस प्रतियोगिता में हमें अभी भी कई जाने पहचाने पुराने चेहरे देखने को मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए, शाही राजधानी से मास्टर अयान और जादू की राजधानी से मास्टर गगन। अरे, मुझे तो फॉग कैपिटल के मास्टर झाओ भी दिख रहे हैं। तरुण की नजर स्क्रीन पर एक हट्टे-कट्टे व्यक्ति पर पड़ी। हालांकि आज मास्टर झाओ कुछ अजीब लग रहे हैं। उसका सिर सूजा हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे उसे पीटा गया हो। कैमरा मास्टर झाओ के क्लोजअप के लिए जूम इन हुआ। वह व्यक्ति ठीक वही टैटू वाला ताकतवर आदमी था जिसने कल रात भोज में अथर्व को सबसे पहले चुनौती दी थी। इस समय उनमें कल के अहंकार का जरा सा भी अंश नहीं बचा था। उसका चेहरा सड़े हुए सूअर के सिर की तरह सूजा हुआ था। उसकी आंखों के गड्ढे बैंगनी रंग के हो गए थे और उसके मुंह के कोनों पर अभी भी खून के ऐसे घाव थे जो ठीक नहीं हुए थे। वह भीड़ के बीच खड़ा था, छलनी की तरह कांप रहा था। जब उसने देखा कि कैमरा उस पर केंद्रित है, तो उसने एक ऐसी मुस्कान जबरदस्ती फैलाई जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। अगले ही पल जब उसकी नजर अनजाने में कुछ ही दूरी पर स्थित शांत आकृति से मिली, वह डरी हुई बटेर की तरह बुरी तरह कांप उठा और तुरंत अपना सिर गहराई में छिपा लिया, फिर उसे उठाने की हिम्मत नहीं की। तानिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। भाई वेई, आप तो बड़े ही मजाकिया हैं। मास्टर झाओ को कैसे हराया जा सकता है? वह स्वयं ही हार गए होंगे। स्काईफायर सिटी की सार्वजनिक सुरक्षा हमेशा से अच्छी रही है। तरुण भी मुस्कुराया और तुरंत विषय को वापस उसी ओर मोड़ दिया। ठीक है, अब मुख्य विषय पर वापस आते हैं। इस वर्ष की प्रतियोगिता में कुछ जाने पहचाने चेहरों के अलावा
स्वाभाविक रूप से कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं। यहाँ मैं विशेष रूप से एक को सभी से परिचित कराना चाहता हूँ। उसने अपना गला साफ किया और उसका चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। ये तो साकुरा देश के मास्टर नाकामुरा राजू हैं। जहां तक मुझे पता है, मास्टर नाकामुरा दामेश कुमार के शिष्य हैं, जो आज साकुरा देश में एकमात्र महान दिव्य शिल्पकार हैं। तानिया ने स्वाभाविक रूप से आश्चर्य व्यक्त किया। वाह, तो वो दामेश कुमार के निजी शिष्य हैं। इस महान गुरु के शामिल होने से मुझे पूरा यकीन है कि इस साल की फोर्जिंग मास्टर प्रतियोगिता बहुत रोमांचक होगी। सिर्फ रोमांचक से कहीं बढ़कर तरुण ने सिर हिलाया। उसकी आवाज गंभीर थी। जिया देश में हमारे फोर्जिंग मास्टर्स के लिए यह निस्संदेह एक बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर हमारी स्थानीय प्रतियोगिता कोई विदेशी जीत जाता है तो यह बहुत शर्मनाक होगा। राष्ट्रीय लाइव प्रसारण की शुरुआत के साथ देखते ही देखते लाखों दर्शक लाइव स्ट्रीम से जुड़ गए। बुलेट पॉइंट वाली टिप्पणियां ज्वार की तरह तेजी से स्क्रॉल हो रही थीं। क्या मैंने सही सुना? साकुरा देश का कोई व्यक्ति हमारे जिया देश की प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकता है? क्या आयोजक पागल हो गए हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि साकुरा देश का ढलाई का स्तर अब हमसे कहीं आगे है? सब खत्म हो गया, सब खत्म। अब चैंपियन निश्चित रूप से उन्हीं की है। अब प्रतिस्पर्धा करने का क्या मतलब है? ऊपर बैठे व्यक्ति दूसरों का मनोबल बढ़ाकर अपना मनोबल मत गिरा। नाकामुरा राजू चाहे कितना भी अद्भुत क्यों न हो, वह तो अकेला ही है। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि हमारे जिया देश के इतने सारे फोर्जिंग मास्टर अकेले ही उसे हरा नहीं सकते। ठीक उसी समय जब लाइव स्ट्रीम पर गर्मागर्म बहस चल रही थी, मेजबान तरुण ने अचानक एक और चौंकाने वाली बात कह दी। दर्शकों, मुझे अभी अभी एक विशेष खबर मिली है। उन्होंने जानबूझकर सस्पेंस पैदा किया, जिससे सबकी उत्सुकता बढ़ गई। कहा जाता है कि कल रात के स्वागत भोज में मास्टर नाकामुरा का हमारे पूर्वी सागर शहर के एक युवा लोहार मास्टर ओएजी के साथ कुछ मतभेद हो गया था। दोनों ने मौके पर ही शर्त लगा ली। आज की प्रतियोगिता में हारने वाले को न केवल विजेता के गुप्तांगों के बीच से 3 बार रेंगना होगा, बल्कि सार्वजनिक रूप से यह शपथ भी लेनी होगी कि वह हमेशा के लिए लोहार के काम की दुनिया से अलग हो जाएगा और इस जीवन में फिर कभी लोहार का काम नहीं करेगा। तानिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अविश्वास से भरे चेहरे के साथ अपना मुंह हाथ से ढक लिया। अरे बाप रे! अपना पूरा पेशेवर करियर दांव पर लगा रहे हैं? इन दोनों महान गुरुओं के बीच वास्तव में क्या हुआ था? बूम! लाइव स्ट्रीम पूरी तरह से वायरल हो गई। अरे बाप रे! अरे बाप रे! इतने बड़े दांव पर खेल रहे हो? यह ओएजी कौन है? मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। नाकामुरा राजू के साथ ऐसी शर्त लगाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह चाहे जो भी हो, सिर्फ उसकी इस दृढ़ता के लिए मैं उसका प्रशंसक हूं। हालांकि मुझे अब भी लगता है कि वह कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वासी है। नाकामुरा राजू एक एस रैंक का दिव्य शिल्पकार है। वह कैसे जीत सकता है? शायद यह भी ध्यान आकर्षित करने वाला कोई मस्खरा है जो मशहूर होने की कोशिश कर रहा है। यह देखने का इंतजार है कि ओएजी पूरे देश के सामने खुद को कैसे मूर्ख साबित करता है। एक ही समय पर ईस्ट सी सिटी फोर्जिंग गिल्ड राष्ट्रपति कार्यालय के अंदर मनप्रीत सिंह आराम से पैर मोड़कर चाय की चुस्कियां लेते हुए लाइव प्रसारण का आनंद ले रहे थे। जब उसने तरुण द्वारा बताई गई चौंकाने वाली शर्त के बारे में सुना, पफ! उसके मुंह में भरी खौलती चाय सामने लगी महंगी डिस्प्ले स्क्रीन पर छिटक गई। खांसी, खांसी, खांसी।
उन्हें तेज खांसी आई, उनका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। क्या? क्या? ये क्या हो रहा है? डिवाइन स्मिथ ग्रैंड सेरेमनी में भाग लेना मेरे करियर के लिए एक बड़ा जुआ कैसे बन गया? मनप्रीत सिंह अप्रत्याशित रूप से उत्साहित था। उसने झटपट अपना फोन उठाया, कांपती उंगलियों से उसने नंबर डायल किया। फोन काफी देर तक बजता रहा, आखिरकार किसी ने उठाया। हेलो। गिल्ड मास्टर गुरु, कोमल की आवाज में थोड़ी सावधानी झलक रही थी। मनप्रीत सिंह लगभग दहाड़ उठा। कोमल, आखिर चल क्या रहा है? ओएजी का उस नाकामुरा राजू से अचानक झगड़ा क्यों हो गया? तुम सहायक के तौर पर किस काम के हो? कोमल ने अनजाने में अपना फोन थोड़ा दूर कर लिया। मनप्रीत सिंह के गुस्से को शांत करने के बाद उसने रोने जैसी आवाज में गहरे दुख से भरी हुई स्वर में समझाया। गिल्ड मास्टर गुरु, कृपया शांत हो जाइए। मुझे पता है आप चिंतित हैं, लेकिन कृपया अभी घबराएं नहीं। मुझे तो आज सुबह ही पता चला। कल रात चेयरमैन मोहनदास ने एक भोज का आयोजन किया था। मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक साधारण डिनर होगा, लेकिन किसने सोचा होगा? किसने सोचा होगा कि इतनी बड़ी घटना घटित होगी? मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं, मनप्रीत सिंह ने बीच में ही टोकते हुए सख्ती से कहा। आप जानते हैं कि ओएजी हमारे गिल्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर वह नाकामुरा राजू के खिलाफ मैच में हार जाता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमारे गिल्ड को भी भारी क्षति पहुंचेगी। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, हर हाल में चेयरमैन मोहनदास को इस शर्त को रद्द करवाने का रास्ता ढूंढो। कोमल सचमुच रोने ही वाली थी। मैं तो बस एक छोटा सा सहायक हूं, चेयरमैन मोहनदास मेरी बात क्यों सुनेंगे? इसके अलावा स्थिति को देखते हुए संभवतः इस मामले में अध्यक्ष मोहनदास का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं है। तभी चौक से एक तेज आवाज ध्वनि उपकरणों द्वारा प्रवर्धित होकर पूरे शहर में गूंज उठी। दिव्य लोहार समारोह का दूसरा चरण, फोर्जिंग मास्टर प्रतियोगिता, अब शुरू होता है। सभी फोर्जिंग मास्टर्स कृपया अखाड़े में प्रवेश करें। इस समय तक शहर के केंद्र में स्थित प्लाजा को पहले ही खाली कर दिया गया था ताकि सैकड़ों वर्ग मीटर में फैला एक विशाल अखाड़ा बनाया जा सके। किसी समय उच्च श्रेणी के फोर्जिंग उपकरणों के दर्जनों सेट जमीन पर बड़े करीने से व्यवस्थित किए गए थे। ओब्सीडियन से निर्मित ये गढ़ाई की मेजें अविनाशी थीं। पृथ्वी की स्पंदन अग्नि से संचालित भट्टियां भीषण रूप से धधक रही थीं। उनके बगल में मौजूद वर्कबेंच पर हथौड़ों से लेकर नक्काशी करने वाले चाकुओं तक हर औजार आसानी से उपलब्ध था, जो सूरज की रोशनी में ठंडी चमक के साथ जगमगा रहा था। मेजबान तरुण की जोशीली आवाज एक बार फिर गूंज उठी। देवियों और सज्जनों, आखिरकार वह रोमांचक क्षण आ ही गया। इस फोर्जिंग प्रतियोगिता में देश भर से कुल 27 प्रतिष्ठित फोर्जिंग मास्टर्स को आमंत्रित किया गया है। साकुरा देश के मास्टर नाकामुरा राजू को भी शामिल कर लें तो कुल संख्या 28 हो जाती है। इस समय वे बारी बारी से अखाड़े में प्रवेश कर चुके हैं और अपनी अपनी गढ़ाई की मेजों के सामने खड़े हैं। चूंकि यह एक खुली जगह पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है, इसलिए हर कोई अपनी आंखों को तृप्त कर सकता है और महान उस्तादों की उत्कृष्ट बारीकियों और तकनीकों को करीब से देख सकता है। जब सभी 28 प्रतियोगी अपनी अपनी जगह पर आ गए तो मोहनदास अखाड़े के केंद्र में चले गए। उसने भीड़ पर नजर डाली, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप सभी स्काईफायर सिटी में आयोजित इस फोर्जिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हजारों मील की यात्रा करके आए हैं। यह प्रतियोगिता 2 चरणों में विभाजित होगी। पहले दौर में शीर्ष 10 का चयन किया जाएगा। दूसरे दौर से ही अंतिम विजेता का फैसला होगा।
वह रुका, उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई। और इस प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार के रूप में ए ग्रेड की यह अनोखी ज्वाला का समूह मिलेगा, चार्मिंग स्पिरिट फ्लेम। इस विशिष्ट अग्नि से निर्मित उपकरण एक आकर्षक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। एक बार जब प्रतिद्वंद्वी पर प्रहार हो जाता है तो वह मोहित अवस्था में प्रवेश कर जाता है और प्रतिरोध छोड़ देता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, एक कर्मचारी ने सावधानीपूर्वक एक क्रिस्टल कंटेनर को आगे बढ़ाया। बर्तन के अंदर लाल रंग की लपटों का एक समूह एक मनमोहक लोमड़ी की तरह कुंडली मारकर चुपचाप जल रहा था। इन शब्दों को सुनकर 27 जिया देश की आंखें चमक उठीं। फोर्जिंग मास्टर की उपस्थिति में तुरंत ही तीव्र प्रकाश का संचार हुआ और उनकी सांसें तेज हो गईं। बेहतरीन किस्म की अनोखी आग। यह एक ऐसा खजाना था जो किसी भी लोहार के उस्ताद को पागल कर सकता था। नाकामुरा राजू की आंखों में जीतने का दृढ़ संकल्प और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसने दूर खड़ी ओएजी की ओर उत्तेजक ढंग से देखा। उसके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। आपका महामहिम ओएजी, हमारे समझौते को मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि आप पहले दौर में ही बाहर नहीं हो जाएंगे। ओएजी को नियंत्रित कर रहे अथर्व ने पलक तक नहीं झपकाई, बल्कि उदासीनता से कुछ शब्द कहे। यह कौन सा भौंकने वाला कुत्ता है? नाकामुरा राजू का चेहरा पल भर में जिगर की तरह बैंगनी हो गया और उसकी मुट्ठियां भींच गईं, जिससे चटकने की आवाज आई। उसने अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी निगाहें और भी ठंडी हो गईं। मोहनदास ने हल्की खांसी की, जिससे सबका ध्यान वापस उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने जोर से घोषणा की, अब मैं इस फोर्जिन प्रतियोगिता के पहले विषय की घोषणा करता हूं, रफ्तार। हालांकि हम फोर्जिन मास्टर्स उत्तम उत्पादों के लिए धीमी गति से काम करने पर जोर देते हैं, लेकिन जब आवश्यक हो तो हमें दक्षता को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए यह पहला दौर आपकी जालसाजी दक्षता की परीक्षा लेगा। आपको कम से कम समय में लेवल 30 का कवच बनाना होगा। जितना कम समय लगेगा, उतना ही अधिक स्कोर मिलेगा। निस्संदेह दक्षता सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता की भी गारंटी देनी होगी। अंतिम उत्पाद को योग्य माने जाने के लिए कम से कम दुर्लभ 3 सितारा गुणवत्ता या उससे अधिक का होना आवश्यक है। अगर यह उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच जाता है तो अतिरिक्त बोनस अंक मिलेंगे। इसके बाद कर्मचारियों ने प्रत्येक प्रतियोगी को एक जैसी सामग्री और ब्लूप्रिंट वितरित करना शुरू कर दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया, मोहनदास ने अपना हाथ ऊपर उठाया, फिर अचानक नीचे कर दिया। प्रतियोगिता शुरू। प्लाजा के किनारे लगे विशाल टाइमर पर संख्याएं तेजी से बढ़ने लगीं। डिंग डिंग डांग डांग। हथौड़े की तेज आवाज तुरंत पूरे प्लाजा में गूंज उठी। लगभग एक ही समय में 28 फोर्जिन मास्टर्स ने गहन फोर्जिन कार्य में भाग लेना शुरू कर दिया। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में तरुण की आवाज जोश से भरी हुई थी। प्रतियोगिता शुरू हो गई है। हम देख सकते हैं कि शाही राजधानी के मास्टर अयान वाकई अनुभवी हैं। उन्होंने जल्दबाजी में निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, बल्कि पहले सभी सामग्रियों को सावधानीपूर्वक विभाजित और पूर्व संसाधित किया। दानव राजधानी की मास्टर गगन की गढ़ाई तकनीक बहते बादलों और पानी की तरह है, जो कलात्मक सुंदरता से परिपूर्ण है। कैमरा नकामुरा राजू की लोहार की मेज पर केंद्रित हो गया। तरुण की आवाज पल भर में 8 सप्तक ऊपर उठ गई। हे भगवान! मास्टर नाकामुरा ने सीधे अपनी अनोखी आग का इस्तेमाल किया है। तभी नाकामुरा राजू की हथेली से विचित्र काले और लाल रंग की लपटों का एक समूह उठता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही लौ दिखाई दी, आसपास की हवा में जैसे आग लग गई और तापमान में तेजी से वृद्धि हुई। उस ज्वाला की भीषण गर्मी के कारण
कठोर काला लौह अयस्क तेजी से और स्पष्ट गति से पिघल गया और खौलते हुए पिघले हुए लोहे के एक कुंड में बदल गया। ऊंचे चबूतरे पर खड़े मोहनदास ने नाकामुरा राजू की हथेली में जलती लौ को देखा। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। इस लौ का आभा मंडल कितना जटिल है, फिर भी यह पूरी तरह से एकीकृत था। वह अपने मन में समझ गया था। यह ज्वाला संभवतः कम से कम 3 अलग अलग प्रकार की ज्वालाओं के मिश्रण से बनी थी। दिव्य शिल्पकार, क्या इसका यही अर्थ था? अन्य प्रकार की अग्नियों को भस्म करने और उनमें विलय करने की क्षमता वास्तव में अद्वितीय थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह इस बार बिना बुलाए आया था, क्योंकि उसने लंबे समय से उस मनमोहक आत्मा ज्वाला पर अपनी निगाहें जमा रखी थीं। प्रतियोगिता स्थल पर समय मिनट दर मिनट बीतता गया। फोटोग्राफर के लेंस के सामने नाकामुरा राजू की प्रगति काफी आगे थी। कवच का भ्रूण तेजी से उसके हाथों में आकार लेने लगा। कुछ अन्य लोगों ने तो अभी तक अपनी सामग्री को पूरी तरह से पिघलाया भी नहीं था और वह पहले ही अंतिम शीतलन चरण शुरू कर चुका था। तरुण की आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मास्टर नाकामुरा की ताकत वाकई डरावनी है। ऐसा लगता है कि वे मूल्यांकन के इस पहले दौर को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। लाइव प्रसारण कक्ष में बुलेट कमेंट्स भी शोक से भरे हुए थे। अफसोस, अंतर इतना बड़ा है कि वे एक ही स्तर पर भी नहीं हैं। ये लोग आखिर किस बात के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं? बस उसे चैंपियनशिप दे दो। उस ओएजी का क्या हुआ? कैमरा उस पर क्यों नहीं है? क्या उसने हार मान ली है? हालांकि मेजबान के बोलने के तुरंत बाद शोरगुल भरे अखाड़े में एक शांत आवाज स्पष्ट रूप से सभी के कानों तक पहुंची। माफ करें। ओएजी ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने ऊंचे चबूतरे पर खड़े मोहनदास की ओर देखा। ऐसा लगता है कि मैं पहले स्थान पर रहा। ये शब्द सुनकर पूरा हॉल अचंभित हो गया। हथौड़ों की खड़खड़ाहट अचानक बंद हो गई। सबकी निगाहें अनजाने में ही उसकी ढलाई की मेज की ओर मुड़ गईं। दरअसल उन्होंने धातु की चमक से जगमगाता हुआ एक बिल्कुल नया कवच देखा, जिसे चुपचाप गढ़ने की मेज पर रखा गया था। कवच का प्राचीन, सरल डिजाइन था, जिसमें चिकनी रेखाएं थीं, जो एक गहन और स्थिर आभा का संचार करती थीं। नाकामुरा राजू का हथौड़ा, जो गिरने ही वाला था, अचानक हवा में ही रुक गया। उसकी हरकतें ऐसी थीं मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। उसने सहज ही चौक के किनारे लगे विशाल टाइमर की ओर मुड़कर देखा। उस पर संख्याएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित थीं। 47 मिनट और 13 सेकंड। यह कैसे संभव है? क्या सच में किसी ने इतने कम समय में लेवल 30 का चेस्ट प्लेट बना लिया? एक पल के लिए पूरा परिसर अफरा तफरी में डूब गया। हथौड़े की खड़खड़ाहट की आवाजें मानो किसी अदृश्य हाथ द्वारा अचानक रोक दी गईं। अधिकांश लोग इस समय नाकामुरा राजू की चमत्कारिक धातु गढ़ने की तकनीकों को देखने में पूरी तरह से तल्लीन थे। उन सभी को लगा कि जीत उसकी मुट्ठी में है और वही सबसे पहले दौड़ पूरी करेगा। किसने सोचा होगा कि यह अनजान ओएजी चमत्कारिक रूप से जाली दस्तावेज बनाने का काम पूरा कर देगा। लाइव स्ट्रीम में बुलेट कमेंट्स किसी बांध के टूटने की तरह पल भर में पूरी स्क्रीन पर छा गए। अरे बाप रे! क्या मुझे भ्रम हो रहा है? 47 मिनट? वह जरूर धोखा दे रहा होगा। यह तो सरासर धोखा है। कोई इतना तेज कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, यह तो हद से ज्यादा है। मेरे पिताजी एक कुशल कारीगर हैं और उन्हें छाती की प्लेट जैसा उपकरण बनाने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। इस आदमी ने इसे 47 मिनट में पूरा कर लिया। हे, ऊपर जाकर इतना उत्साहित मत हो।
जल्दी जल्दी चीजें बनाने का क्या फायदा? ये तो बस दिखावा ही हो सकता है। प्रतियोगिता में कम से कम रेयर 3 स्टार की गुणवत्ता जरूरी है। अगर ये इस गुणवत्ता को पूरा नहीं करती तो चाहे कितनी भी जल्दी बनाई जाए, उसे 0 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल सही। एक आदमी जो सिर्फ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। बस देखते रहिए कि वह कैसे खुद को मूर्ख साबित करता है। ठीक उसी समय बुलेट कमेंट सेक्शन में चर्चा की गहमागहमी मची हुई थी। ऊंचे चबूतरे पर खड़े मोहन दास के चेहरे पर भी हैरानी के भाव झलक रहे थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और कई जटिल निगाहों के बीच धीरे धीरे ओएजी की लोहार की मेज की ओर चल पड़ा। आसपास बैठे सभी दर्शक अपनी सांसें थामे हुए थे और गर्दनें उठाकर देख रहे थे। हर कोई यह जानना चाहता था कि केवल 47 मिनट में निर्मित इस उपकरण में वास्तव में क्या गुणवत्ता है। मोहन दास ने अपना थोड़ा झुर्रीदार हाथ आगे बढ़ाया और छाती की थाली को धीरे से सहलाया। स्पर्श करने पर यह गर्म और चिकना महसूस हुआ। इसकी रेखाएं प्रवाहमय थीं और इस पर एक भारी, स्थिर ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसने छाती की प्लेट उठाई और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। एक पल के बाद उनके शांत चेहरे पर अचानक एक अनियंत्रित सदमा दिखाई दिया। उसने जटिल भावों के साथ ओएजी की ओर देखा। फिर उसने गहरी सांस ली, अपने फेफड़ों को हवा से भर लिया और उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। ईस्ट सी सिटी, ओएजी। लिया गया समय 47 मिनट और 13 सेकंड। वह रुका और प्रत्येक शब्द को स्पष्ट रूप से बोला। तैयार उत्पाद, अचल पत्थर भारी कवच, स्तर 30। शानदार, 3 सितारे। बूम। पूरा आयोजन स्थल उत्साह से भर उठा। सभी लोग उस शांत युवक को अविश्वास भरी निगाहों से देख रहे थे। यहाँ तक कि लंबे समय से स्थापित फोर्जिन मास्टर्स भी अवचेतन रूप से अपनी हरकतें रोक बैठे। वे आश्चर्यचकित निगाहों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। महज 47 मिनट में एपिक 3 स्टार क्वालिटी का उपकरण तैयार कर पाना, इस ओएजी में वाकई कुछ हुनर है। नहीं, यह अब केवल कोई कौशल नहीं रह गया है। यह तो सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा है। अथर्व के होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। एसएस रैंक असंख्य रूपों का दिव्य शिल्पकार, जन्मजात उच्च स्तरीय गढ़ाई प्रतिभा के साथ। निष्क्रिय कौशल फोर्जिंग मास्टर द्वारा प्रदान किए गए फोर्जिंग समय में 30% की कमी के साथ। ढलाई की गति के मामले में वह आसानी से बाकी सभी को पीछे छोड़ सकता था। ओएजी का परिणाम आ गया है। अन्य फोर्जिंग मास्टर्स ने तुरंत अत्यधिक दबाव महसूस किया। यदि उन्हें उससे अधिक समय लगा और उनके द्वारा निर्मित उपकरण उसकी तुलना में निम्न गुणवत्ता के थे, तब वे वाकई में एक जूनियर से बुरी तरह हार जाएंगे। उसके बाद वे लोहार के काम की दुनिया में कैसे फलते फूलते रह सकते थे। यहाँ तक कि आमतौर पर आत्मविश्वास से भरे और शांत रहने वाले नाकामुरा राजू भी इस क्षण में भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस ओएजी में वाकई कुछ प्रतिभा दिखती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने कल अपनी चुनौती स्वीकार करने का साहस दिखाया। हालांकि यह तो सिर्फ पहला दौर है। दूसरे दौर में मैं आपको निश्चित रूप से दिखाऊंगा कि एक सच्चा दिव्य शिल्पकार क्या होता है। यह सोचते हुए उसने खुद को संभाला और अपना ध्यान फिर से अपने हाथ में मौजूद हथौड़े पर केंद्रित किया। आधा घंटा और बीत गया। डिंग। एक कुरकुरी अंगूठी। अपना जाली दस्तावेज तैयार करने वाला दूसरा प्रतियोगी प्रकट हुआ। यह साकुरा कंट्री का नाकामुरा राजू था। उसने राहत की एक लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लौट आई। मोहन दास फिर आगे बढ़ा, अपने द्वारा बनाई गई सीने की ढाल उठाई और उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया।
कुछ देर बाद उसने जवाब दे दिया, साकुरा कंट्री, नाकामुरा राजू। लिया गया समय 1 घंटा 21 मिनट और 45 सेकंड। शानदार और साथ ही जबरदस्त 3 सितारे। लाइव स्ट्रीम में होस्ट तरुण के चेहरे पर उत्साह की झलक दिखाई दी। दर्शकों, मास्टर नाकामुरा ने भी अपना काम पूरा कर लिया है। यह भी बेहतरीन गुणवत्ता वाली 3 सितारा कृति है। ऐसा लगता है कि हमारे जिया देश के मास्टर ओएजी की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। दोनों ही गुणवत्ता के लिहाज से एपिक 3 स्टार हैं, लेकिन उनका गढ़ने का समय मास्टर नाकामुरा की तुलना में 30 मिनट से भी अधिक तेज था। तानिया ने भी उत्साह से अपनी छोटी मुट्ठी लहराई। बिल्कुल सही। प्रतियोगिता के पहले दौर में मास्टर ओएजी को काफी आगे कहा जा सकता है। एक अप्रत्याशित विजेता। ईस्ट सी सिटी के इस युवा फोर्जिन मास्टर के लिए जयकार करें। लाइव स्ट्रीम में बुलेट कमेंट्स की दिशा तुरंत उलट गई। मास्टर ओएजी कमाल के हैं। किसने कहा कि हमारे देश में कोई प्रतिभा नहीं है? फोर्जिन मास्टर्स, उस नन्हे शैतान को बुरी तरह हरा। वाह, हमारे जिया देश का आदमी ऐसा ही होना चाहिए। मैं अब आपका प्रशंसक हूं। मास्टर ओएजी, आगे बढ़ो। प्रतियोगिता जारी रही। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। अन्य फोर्जिन मास्टर्स के उपकरण एक एक करके पूरे होने में लगभग आधा घंटा और लग गया। शायद ओएजी और नाकामुरा राजू का दबाव बहुत अधिक था। इससे उनकी सोच पर कमोबेश असर पड़ा। जितना अधिक समय वे लेते थे, उनके द्वारा बनाए गए उपकरणों की गुणवत्ता उतनी ही खराब होती जाती थी। सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता को केवल एपिक 2 स्टार रेटिंग मिली। बहुत से लोग बड़ी मुश्किल से रियर 5 स्टार रेटिंग तक पहुंच पाए। वे एपिक स्तर की गुणवत्ता की सीमा को भी छू नहीं सके। यह वाकई बहुत शर्मनाक था। आसपास बैठे दर्शकों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कई लोगों ने निराशा के भाव दिखाए। क्या यही हमारे जिया देश के फोर्जिन मास्टर्स की समग्र क्षमता है? अगर मास्टर ओएजी का अचानक उदय न हुआ होता तो इस वर्ष की फोर्जिन प्रतियोगिता में साकुरा देश के नाकामुरा द्वारा भारी बहुमत से जीत हासिल की जा सकती थी। जल्द ही प्रतियोगिता का पहला दौर समाप्त हो गया। मोहन दास ऊंचे मंच पर खड़े होकर क्वालिफाई करने वालों की सूची जोर से घोषित कर रहे थे। अंततः ओएजी और नाकामुरा राजू सहित 10 फोर्जिन मास्टर्स सफलतापूर्वक आगे बढ़े। बाहर होने वाले सभी मास्टर्स एक एक करके निराश और हताश होकर अखाड़े से चले गए। थोड़े आराम के बाद मोहन दास की आवाज फिर गूंजी, अब मैं फोर्जिन मास्टर प्रतियोगिता के दूसरे और अंतिम दौर के नियमों की घोषणा करता हूं। सभी का मनोबल बढ़ गया। दूसरे दौर में हम विषय को सीमित नहीं करेंगे। हमने विभिन्न भागों और रैंकों के उपकरणों के लिए 500 ब्लूप्रिंट पहले से तैयार कर लिए हैं। वे हैं हथियार, हेलमेट, दस्ताने, लड़ाकू जूते और पतलून। आप अपनी आवश्यकतानुसार कोई भी 5 ब्लूप्रिंट चुन सकते हैं। एक बार ब्लूप्रिंट का चयन हो जाने के बाद हम संबंधित फोर्जिंग सामग्री उपलब्ध कराएंगे। यह जालसाजी 24 घंटे तक सीमित रहेगी। समय सीमा के भीतर आप अपनी रचनाओं को तब तक बार बार जाली बना सकते हैं जब तक आप संतुष्ट न हो जाएं। आपके सामने लगी घंटी बजते ही इसे ढलाई का अंत माना जाएगा और इसके बाद कोई और बदलाव नहीं किया जा सकेगा। अंत में हम आपके 5 उपकरणों को उनके रैंक, स्तर और अतिरिक्त विशेषताओं के आधार पर व्यापक रूप से स्कोर करेंगे। 5 उपकरणों के कुल स्कोर को जोड़ा जाएगा और उच्चतम स्कोर इस फोर्जिंग प्रतियोगिता के विजेता का निर्धारण करेगा। अब कृपया 10 महान गुरु अपने ब्लूप्रिंट चुनने के लिए आगे आएं। लाइव प्रसारण चैनल पर तरुण की आवाज बुलंद और जोशीली थी। प्रतियोगिता का दूसरा दौर आखिरकार शुरू हो गया है।
इस दौर के नियम पहले दौर के नियमों से कहीं अधिक जटिल हैं। यह न केवल एक फोर्जिंग मास्टर के व्यक्तिगत कौशल का परीक्षण करता है, बल्कि उनकी समग्र क्षमता का व्यापक मूल्यांकन भी करता है। आइए देखते हैं कि क्या वह अप्रत्याशित खिलाड़ी, जिसने पहले दौर में पूरे दर्शकों को चौंका दिया था, महान गुरु कोई कमाल कर पाते हैं या नहीं। ओएजी हमारे लिए और भी चमत्कार लेकर आएगा। तानिया की मधुर आवाज उसके ठीक पीछे सुनाई दी। हमें अभी अभी महान गुरु के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। ओएजी, वह ईस्ट सी सिटी से आया है और उसे फोर्जिंग मास्टर बने हुए सिर्फ 3 महीने से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है। लेकिन ईस्ट सी सिटी और आसपास के कई शहरों में उनका नाम पहले ही काफी मशहूर हो चुका है। वह एक उभरते हुए सितारे हैं। आज के प्रदर्शन को देखते हुए यह संभव है कि वह वास्तव में इस फोर्जिंग प्रतियोगिता के चैंपियनशिप के लिए एक मजबूत दावेदार हो। यह सुनकर तरुण ने अपना सिर हिलाया। अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। यद्यपि महान गुरु ओएजी के पास जाली चीजें बनाने की बहुत उच्च स्तर की योग्यता है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है, अर्थात उसका अपना पद अभी भी बहुत कम है। जैसा कि सभी जानते हैं, एक फोर्जिंग मास्टर द्वारा निर्मित उपकरणों का रैंक उसके स्वयं के रैंक से निकटता से संबंधित होता है। फोर्जिंग मास्टर का रैंक जितना ऊंचा होगा, वह उतने ही उच्च रैंक के उपकरण बना सकेगा। निम्न रैंक के लिए उच्च श्रेणी के उपकरणों को जबरदस्ती तैयार करने के लिए फोर्जिंग मास्टर का उपयोग करने पर विफलता की संभावना तेजी से बढ़ जाएगी। वर्तमान में हमारे पास जो जानकारी है, उसके आधार पर महान गुरुजी ओएजी की रैंक केवल 18वीं है। वह जिस स्तर के उपकरण बना सकता है, उसकी ऊपरी सीमा अधिकतम 30वें रैंक के आसपास है। हालांकि अन्य भाग लेने वाले फोर्जिंग मास्टर्स कम से कम रैंक 30 या उससे ऊपर के हैं। वे पहले से ही रैंक 50 या यहां तक कि रैंक 60 के उपकरण बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तरुण के शब्द उन अनगिनत दर्शकों के सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेलने के समान थे, जो ओएजी का समर्थन कर रहे थे। 18वीं रैंक, यह रैंक बहुत कम है। इसके परिणामस्वरूप ओएजी को दूसरे दौर में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भले ही वह एपिक 5 स्टार गुणवत्ता वाले उपकरण बना सके, लेकिन एक मोहरा 30वें रैंक का है और दूसरा 50वें रैंक का। इन दोनों के बीच के अंतर की भरपाई स्टार रेटिंग से नहीं की जा सकती। अंतर तुरंत स्पष्ट हो जाता है। बेशक यह कथन केवल एस रैंक और उससे नीचे के रैंक वाले पेशेवरों पर ही लागू होता है। एसएस रैंक के लिए ओयूजी की जालसाजी करने की क्षमता आम लोगों की कल्पना से कहीं अधिक है। रैंक 18 के किसी खिलाड़ी के लिए रैंक 50 के उपकरण बनाना हालांकि बेहद मुश्किल है, लेकिन पूरी तरह से असंभव नहीं है। चौक में मोहन दास ने एक आदेश दिया। तेजी से प्रगति करने वाले 10 महान गुरुओं ने ब्लूप्रिंट चुनने के चरण में प्रवेश किया। सभी ब्लूप्रिंट एक विशाल लंबी मेज पर करीने से व्यवस्थित और उपकरण के भाग और रैंक के अनुसार वर्गीकृत करके प्रदर्शित किए गए थे। शाही राजधानी से मास्टर अयान सबसे पहले आगे आए। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे रैंक 50 उपकरण ब्लूप्रिंट क्षेत्र की ओर चल पड़ा। हालांकि रैंक 50 के उपकरण उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन रैंक 60 के उपकरणों की तुलना में वे कहीं अधिक आसानी से संभाले जा सकते थे और यह रैंक 40 के उपकरण से भी अधिक अंक अर्जित कर सकता है। इसलिए रैंक 50 के उपकरण बनाना निस्संदेह इस समय सबसे अच्छा विकल्प था। केवल वही नहीं, बल्कि कई अन्य फोर्जिंग मास्टर्स ने भी लगभग यही विकल्प चुना। यहां तक कि नाकामुरा राजू भी इसका अपवाद नहीं था। हालांकि जब उन्होंने ओएजी को भी सीधे रैंक 50 ब्लूप्रिंट क्षेत्र की ओर जाते देखा, तो उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए।
मास्टर अयान एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर भी विनम्रतापूर्वक आगे बढ़कर उन्हें याद दिलाया। ओएजी, मैंने सुना है कि तुम्हारी रैंक फिलहाल सिर्फ 18 है। भले ही आप में बेहतरीन गढ़ाई प्रतिभा हो, लेकिन क्या रैंक 50 के उपकरण गढ़ने को सीधे चुनौती देना बहुत मुश्किल नहीं है? मैं आपको सलाह देता हूं कि आप थोड़े निचले रैंक के कुछ उपकरण ब्लूप्रिंट चुनें। अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है। अंत में हो सकता है कि आप एक भी उपकरण की नकल करने में सक्षम न हो। अथर्व ने ओएजी को नियंत्रित करते हुए उसे मास्टर अयान की ओर शांति से देखने के लिए कहा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। बोलने के बाद वह अकेले ही रैंक 50 के ब्लूप्रिंट्स में खोजबीन करने लगा। यह देखकर कि वह सलाह नहीं सुनेगा, मास्टर अयान केवल असहाय होकर अपना सिर हिलाकर उसे अनदेखा कर सकते थे। उनके अलावा दानव राजधानी के मास्टर गगन एक सीधे सादे व्यक्ति थे। ओएजी के अड़िग रवैये को देखकर उसने तुरंत ठंडी सी आवाज में घुरघुराहट की। यह मत सोचो कि पहले दौर में पहला स्थान हासिल करने से तुम घमंडी हो सकते हो। अंधविश्वास से सावधान रहें, वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया, ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी आवाज में अहंकार का भाव झलक रहा था। यदि आप 18वें रैंक पर रहते हुए वास्तव में 50वें रैंक के उपकरण बना सकते हैं। मैं गिरोह का उस्ताद गुरु तुम्हें तुरंत अपना गुरु मान लूंगा। इन शब्दों से अथर्व की रुचि जागृत हो गई। उसने ओएजी को नियंत्रित किया और कुछ पल के लिए मास्टर गगन की ओर देखा। मास्टर गगन, जिनका असली नाम मास्टर गैंग गुरु है, 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं और दानव राजधानी की गढ़ाई की दुनिया में काफी प्रतिष्ठा रखते हैं। ऐसा लगता है कि वह भी एस रैंक का है। फोर्जिंग मास्टर, ऐसा शिष्य होना काफी दिलचस्प लगता है। मास्टर गैंग गुरु को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मास्टर गगन, क्या यह सच है? ओएजी के चेहरे के भाव देखकर गिरोह के सरगना को बेचैनी का हल्का सा आभास हुआ। लेकिन चूंकि ये शब्द उसके मुंह से निकल चुके थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनसे पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपनी गर्दन आगे निकाली और जोर से घोषणा की, बिल्कुल यह सच है। जब तक तुम इसे बना सकते हो, मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाकर तुम्हें अपना स्वामी मान लूंगा। मैं अपने वचन से बिल्कुल नहीं मुकरूंगा। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मात्र 18वें रैंक का फोर्जिंग मास्टर वास्तव में 50वें रैंक के उपकरण बना सकता है। उसने अपने जीवन में कभी ऐसी चीज न देखी थी और न ही कभी इसके बारे में सुना था। अच्छा, अथर्व मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह एक सौदा है। कुछ देर के विराम के बाद सभी ने बात करना बंद कर दिया और अपनी जरूरत के अनुसार ब्लूप्रिंट चुनना जारी रखा। नाकामुरा राजू ने सबसे पहले अपना चयन पूरा किया। उन्होंने चयनित 5 ब्लूप्रिंट कर्मचारियों को सौंप दिए। सभी ने गौर से देखा और पाया कि उनमें से 4 रैंक 50 के उपकरण ब्लूप्रिंट थे। उसने केवल हथियार के लिए ही रैंक 60 का ब्लूप्रिंट चुना। ब्लेज गेल बैटल एक्स। ऐसा लगता है कि वह हथियारों के मामले में खुद और बाकी सभी के बीच एक निर्णायक अंतर पैदा करना चाहता है। अन्य फोर्जिंग मास्टर्स ने इस पर नाराजगी जताई। वे नाकामुरा राजू के आत्मविश्वास और साहस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उपस्थित महान गुरुओं में रैंक 60 के उपकरण बनाने की क्षमता की कमी नहीं थी। लेकिन इस प्रतियोगिता ने न केवल ताकत बल्कि मानसिकता और साहस की भी परीक्षा ली। आमतौर पर जब वे रैंक 60 का कोई उपकरण बनाते थे, तो उन्हें एक बार सफल होने से पहले कम से कम 5 या 6 बार असफल होना पड़ता था। वे किसी प्रतियोगिता में इस तरह की सफलता दर पर भरोसा करने का साहस नहीं कर सकते थे। इस पर अथर्व ने भी थोड़ी सी भौहें चढ़ाई।
अन्य लोगों के लिए रैंक 60 के उपकरण बनाने की जालसाजी का मतलब सफलता की कम दर थी, लेकिन ओएजी के लिए उसकी वर्तमान रैंक पर रैंक 60 के उपकरण बनाने का प्रयास करना सफल होना बिल्कुल असंभव था। रैंक 50 के उपकरण पहले से ही उसकी सीमा थी। नाकामुरा राजू के कदम ने उसे सीधे तौर पर एक विकट परिस्थिति में धकेल दिया था। लेकिन ठीक उसी समय अथर्व की निगाह अचानक लंबी मेज के दूसरे छोर पर एक हल्की सी चमक की ओर आकर्षित हुई। उसका दिल बेचैन हो गया और वह आगे बढ़ गया। कई हथियारों के ब्लूप्रिंट के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक अनोखा ब्लूप्रिंट चुपचाप पड़ा हुआ था। वह खाका पूरी तरह से गहरे सुनहरे रंग का था, जिस पर जटिल और रहस्यमय आकृतियां बनी हुई थीं, मानो उसमें स्वर्ग और पृथ्वी के किसी गहन दाव, ज्ञान और सिद्धांत को समाहित किया गया हो। ब्लूप्रिंट के किनारों के चारों ओर एक हल्का सुनहरा प्रभामंडल भी था। पौराणिक हथियार का ब्लूप्रिंट, किंगस्लेयर्स एज फोर्जिंग ब्लूप्रिंट। गुणवत्ता उत्कृष्ट। रैंक LV30। प्रकार लंबी तलवार। अथर्व की सांस एक पल के लिए अटक गई। यह वास्तव में एक लेजेंडरी रैंक के हथियार का ब्लूप्रिंट था। उसने ऊपर देखा और अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया। गढ़ाई के उस्ताद की निगाहें जानबूझकर ब्लूप्रिंट से दूर रहीं। स्पष्टतः उन सभी ने इसे पहले भी देखा था। और फिर लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने हार मानने का फैसला कर लिया। यह बात समझ में आती है। लेवल 30 के उपकरण उन महान उस्तादों के लिए बहुत निम्न रैंक के थे जो नियमित रूप से लेवल 50 या 60 के उपकरण बनाते थे। लेकिन इसकी गुणवत्ता बेमिसाल थी। यह कठिनाई सीधे तौर पर इस प्रतियोगिता की अधिकतम सीमा बन गई। उनकी तो बात ही छोड़िए, नाकामुरा राजू भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लेवल 60 के एपिक उपकरण बनाने में कम से कम सफलता की संभावना तो थी। पौराणिक श्रेणी के उपकरण बनाने की कोई संभावना ही नहीं थी। यह समय की सरासर बर्बादी थी। हालांकि ओएजी के लिए यह बात बिल्कुल विपरीत थी। आसपास के लोगों ने देखा कि ओएजी काफी देर तक खामोश होकर ब्लूप्रिंट के सामने खड़ी रही। उन सभी को लगा कि वह भी इस भयावह कठिनाई से भयभीत हो गया है और हार मानने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक कि उस्ताद गैंग गुरु, जिसने पहले उनका शिष्य बनने की इच्छा जाहिर की थी, भी अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या अब डर लग रहा है? अगले ही पल सभी की अचंभित निगाहों के बीच ओएजी ने हाथ बढ़ाया और सीधे उस गहरे सुनहरे रंग के ब्लूप्रिंट को उठा लिया। वह मुड़ा और शांत भाव से कर्मचारी से बोला, मैंने अपना फैसला कर लिया है। इस क्षण ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। अन्य 9 फोर्जिन मास्टर्स ने भी अपनी कार्रवाई रोक दी। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। चौक में मौजूद भीड़ तुरंत ही आक्रोशित हो उठी। क्या उसने सचमुच उस पौराणिक ब्लूप्रिंट को चुना? ये तो पागल ही होगा। ये बच्चा तो पक्का पागल है। पूरे जिया देश में एक भी ऐसा ग्रैंड मास्टर नहीं मिल सकता जो पौराणिक उपकरण बना सके। 18वें रैंक का एक लड़का प्रतियोगिता में इसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसे यह साहस किसने दिया? तुरंत ही किसी ने इससे अलग राय व्यक्त की। मुझे लगता है कि वह बस हार मान रहा है, सावधानी को ताक पर रख रहा है। बिल्कुल सही। वह वैसे भी लेवल 50 के उपकरण नहीं बना सकता, इसलिए बेहतर है कि वह सबसे कठिन वाला ही चुन ले। हारने पर उसे शर्मिंदगी नहीं होगी। पहले दौर में उसने काफी धमाल मचाया और अब वह दूसरे दौर में हार मान लेगा। यह एक चालाक योजना है। जैसे ही ये शब्द सामने आए, उन्हें तुरंत व्यापक सहमति मिल गई। ऊंचे चबूतरे पर मोहन दास के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई।
वह तेजी से ओएजी के पास गया। उसकी आवाज में समझाने बुझाने का भाव झलक रहा था। महान गुरु ओएजी, क्या तुमने इस बारे में वाकई अच्छे से सोच लिया है? ओएजी को नियंत्रित कर रहे अथर्व ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। मेरे पास है। मोहनदास एक पल के लिए हिचकिचाया और थोड़ी माफी मांगते हुए बोला, महान गुरु ओएजी, मुझे वाकई बहुत खेद है। सच कहूं तो हम इस ब्लूप्रिंट को हर प्रतियोगिता में बोनस पुरस्कार के रूप में रखते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की है। इसलिए हमने अवचेतन रूप से मान लिया कि इस बार भी कोई इसे नहीं चुनेगा। जिसका मतलब है कि हमने जो सामग्री तैयार की है वह पर्याप्त नहीं हो सकती है। इनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण दुर्लभ सामग्रियां, ड्रैगन ब्लड एसेंस और टीयर्स ऑफ द स्टार्स, हमारे स्काईफायर सिटी गिल्ड के भंडार में बहुत कम हैं। हम इनका एक पूरा सेट भी इकट्ठा नहीं कर सकते। इसलिए मोहनदास के शब्द अथर्व के तिरस्कारपूर्ण इशारे से बीच में ही रुक गए। ओएजी के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान झलक रही थी। यह सिर्फ एक या दो सामग्रियों की बात है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। कृपया कर्मचारियों को उन्हें तैयार करने के लिए कहें। यह सुनकर मोहनदास ने गहरी आह भरी। उसने उसे समझाने बुझाने की कोशिश करना बंद कर दिया। इतनी बातें हो जाने के बावजूद भी वह युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच हार मानने का इरादा रखता था। उसे अब दिखावा करने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। कुछ ही दूरी पर नाकामुरा राजू यह दृश्य देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान लगभग उसके कानों तक पहुंच रही थी। वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। इस ओएजी के बिना आज की प्रतियोगिता का विजेता पहले से ही तय हो चुका होता। हालांकि उनमें से किसी को भी यह बात पता नहीं थी। अथर्व के इतने दृढ़ रहने का कारण स्वाभाविक रूप से उसका आत्मविश्वास था। यह आत्मविश्वास वह नया कौशल था जिसे ओएजी ने रैंक 15 पर पहुंचने के बाद समझा था। दिव्य शिल्प कौशल LV1। प्रभाव, प्रति मिनट 200 माना की खपत होती है। निर्माण करते समय यह स्वचालित रूप से अनुपलब्ध सामग्रियों की पूर्ति कर सकता है। वर्तमान में अधिकतम 3 प्रकार की सामग्रियों की पूर्ति की जा सकती है। यही कौशल उनका एकमात्र सहारा था। जल्द ही अन्य 8 फोर्जिंग मास्टर्स ने भी अपने ब्लूप्रिंट का चयन पूरा कर लिया।